नमस्कार प्यारे छात्रों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं निबंध है एक, जिसका नाम है क्या प्यारे साथियों, उसका नाम है नागरी लिपि। ठीक, और नागरी लिपि को आज समझने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से आप लोग तैयार हो जाइए और हम भी तैयार हैं भाई। तो इसमें देखिए, नागरी लिपि के जो लेखक है भाई गुणाकर मूल्य जी हैं। ठीक, और नागरी लिपि एक प्रकार का निबंध है। और गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 ईस्वी में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव हुआ था। ठीक, और इनका निधन हो गया था 2009 ईस्वी में। फाइनली इतने बात आपको यहाँ तक में याद रखना है। ठीक, और इसके साथ साथ इनकी रचना आती है, जिसे अक्षर का ज्ञान हो गया, इस टाइप की रचना आती है। ठीक, प्राचीन भारत के आधुनिक भारत के हो गया वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, इस टाइप के आते हैं रचना। ठीक, तो ऐसे जो रचना आते हैं, रचना जितने भी इनकी रचना है, ठीक, तो उस सभी रचना को भी याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए भाई, यहाँ पर देख लीजिए, मेन बात यहाँ पर तीन बात, यहाँ चार बात। एक निबंध याद रखना है कि ये एक निबंध है। कौन सी चीज? नागरी लिपि एक निबंध है जो कि गुणाकर मूल्य जी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, और 1935 ईस्वी में जो है गुणाकर मूल्य जी का जन्म हुआ था महाराष्ट्र के अमरावती जिला के एक छोटे से गांव में। ठीक, इतना बात आपको याद रखना है। और इनकी फाइनली निधन यानी कि इनकी मृत्यु हो जाती है 2009 ईस्वी में। ठीक, इसके बाद आपको इनकी रचना या फिर कीर्तियां को ही रचना कहते हैं। ठीक, तो इनकी कीर्तियां जो रही है, जो इनकी रचना रही है, उसको याद रखना है। कहते हैं कि 2500 से अधिक इनकी कीर्तियां रही है और 30 से अधिक इनके जो है निबंध रहे हैं। 30 से अधिक पुस्तकों का प्रकाशन हो चुका है। 30 से अधिक पुस्तक, निबंध नहीं पुस्तक। तो चलिए भाई, फाइनली इनके बारे में चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, गुणाकर मूल्य जी का जन्म 1935 में महाराष्ट्र के अमरावती जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। ये बात हमने आपको पहले बता दिया। और उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो ग्रामीण में हुई थी, यानी कि गांव में हुई थी। ठीक, और महाराष्ट्र के थे चूंकि, तो इनकी भाषा भी मराठी होगी। लिखा होगा, इसमें लिखा हुआ है शिक्षा की भाषा मराठी थे। इनकी शिक्षा की भाषा क्या थी? मराठी थी। और उन्होंने मिडिल स्तर तक मराठी भाषा में पढ़ाई की थी। ठीक, यानी कि 8वां तक। इसके साथ फिर वे वर्धा चले गए। वहां उन्होंने 2 साल तक ये नौकरी की। और नौकरी करने के साथ साथ ही वह अंग्रेजी और हिंदी का भी अध्ययन किए थे, यानी कि अंग्रेजी और हिंदी को भी पढ़ा था। ठीक, फिर इलाहाबाद आकर के उन्होंने गणित विषय लेकर के उन्होंने क्या किया? मैट्रिक से लेकर एमए तक की पढ़ाई की। एमए यानी कि मास्टर ऑफ आर्ट। ठीक, तो एमए तक की पढ़ाई किस विषय से की थी इन्होंने? गणित विषय से, मैट्रिक से लेके एमए तक की। ठीक, सन 2009 में मूल्य जी का निधन हो गया। फाइनली इतनी बात इनके बारे में, इनकी जीवन से आ गया। अब देखिए, इनका और भी कुछ काम किए होंगे, तो वो काम क्या था? गुणाकर मूल्य जी का अध्ययन एवं कार्य का क्षेत्र बड़ा ही व्यापक है, मतलब बहुत बड़ा है। ठीक, व्यापक मतलब बहुत दूर तक फैला हुआ, उसे व्यापक कहते हैं। तो गुणाकर मूल्य जी का अध्ययन एवं कार्य मतलब उनकी पढ़ाई की लेवल और उनका काम बहुत ही बड़ा है। ठीक, क्षेत्र उनका बड़ा है। उन्होंने गणित के साथ साथ खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान के साथ साथ विज्ञान का इतिहास, मतलब देखिए, गणित भी इन्होंने पढ़ा, खगोल विज्ञान भी इन्होंने पढ़ा, अंतरिक्ष विज्ञान भी इन्होंने पढ़ाई की, विज्ञान का इतिहास भी इन्होंने जाना, और पुराण लिपि शास्त्र और प्राचीन भारत के इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों का खूब लिखा है। मतलब इन्होंने जो है इन टॉपिकों पर बहुत ज्यादा लेख लिखे हैं। किस पर? गणित, खगोल विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, विज्ञान का इतिहास, पुरलिपि शास्त्र, पुरलिपि है पूरा लिपि शास्त्र है। उसके साथ साथ प्राचीन भारत का इतिहास व संस्कृति जैसे विषयों पर खूब लिखा है। मतलब खूब इनकी रचना की है। इन तमाम टॉपिकों पर इन्होंने रचना की है। ठीक, पिछले 25 वर्षों में मुख्यतः इन विषयों से संबंधित इनके मतलब जो टॉपिक अभी बताया गया है, उन टॉपिकों से संबंधित इन्होंने 2500 से अधिक लेखों तथा 30 पुस्तकों का प्रकाशन कर चुका है पिछले 25 वर्षों में। ठीक, जिस टाइम ये बुक लिखाया होगा उसी टाइम लिखा होगा, पिछले 25 वर्षों में। ठीक, उसके बाद इनकी प्रमुख कृतियों के नाम है, इन्हें यानी कि इनकी रचना के नाम है। ठीक, अक्षरों की कहानी एक हो गया। दूसरा, भारत का इतिहास और संस्कृति, भारत सच डट इतिहास और संस्कृति।
पहला देखिए इनका क्या है, अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, अक्षरों की कहानी, ठीक। इसके साथ साथ इसके बाद क्या आ जाता है, भारत की संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, यही ना, भारत इतिहास और संस्कृति, भारत इतिहास और संस्कृति, इतिहास और संस्कृति, ये एक पुस्तक हुआ, इतिहास और भारत इतिहास और संस्कृति, एक ही पुस्तक का नाम है, ठीक, संस्कृति, ये हो गया। अगला इन्होंने लिखा था क्या भाई लोग, अगला इन्होंने लिखा था प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक। ये वही बात हमने आपको बताया शुरू में, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, मतलब प्राचीन मतलब क्या, बहुत समय पहले के, बहुत समय पहले के महान वैज्ञानिक, प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, भारत के महान वैज्ञानिक, वैज्ञानिक चूंकि उस टाइम महान ही होते थे, और वैज्ञानिक महान ही होते हैं, कोई छोटा मोटा वैज्ञानिक नहीं होता है, ठीक। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, इसके साथ साथ आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक भी आ जाएंगे, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, ठीक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, ये भी इन्हीं की रचना है, भारत के महान वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक, तमाम बुक हैं। तो आप लोगों के बुक में जो है इनकी रचना दी हुई, चूंकि बोर्ड में कभी काफी कम जगह और भी बातें आएगी, उनको भी उसको भी लिखना है, तो हम पढ़ देते हैं, ठीक। प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक, आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, यहाँ तक हो गया, ठीक। उसके बाद मेंडलीफ, चूंकि एक लाइन बचा हुआ है तो एक और लिख देते हैं, मेंडलीफ भी इन्हीं की पुस्तक है, मेंडलीफ, इन्होंने ही मेंडलीफ की भी रचना की थी, मेंडलीफ है या फिर हाँ मेंडलीफ। इसके साथ साथ है महान वैज्ञानिक, एक तो प्राचीन भारत के महान वैज्ञानिक की रचना है इनकी, एक आधुनिक भारत के महान वैज्ञानिक, एक और रचना है इनकी क्या, महान वैज्ञानिक, ठीक, ये अलग से है, महान वैज्ञानिक नेक्स्ट रचना है। उसके साथ है सौर मंडल, सौर मंडल इन्हीं की रचना है, सूर्य इन्हीं की रचना है, नक्षत्र लोक, नक्षत्र लोक इन्हीं की रचना है, भारतीय लिपियों की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी इन्हीं की रचना है। देखो भाई नागरी लिपि है, तो लिपि से जो भी इनके आएंगे क्वेश्चन वो इन्हीं की रचना हो जाएगी, ठीक। भारतीय लिपियों की कहानी इन्हीं की रचना, अंतरिक्ष यात्रा इन्हीं की रचना है, ब्रह्मांड परिचय इन्हीं की रचना है, भारतीय विज्ञान की कहानी इन्हीं की रचना है, ठीक। गुणाकर मूल्य की एक पुस्तक है अक्षर कथा, ये भाई इसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, अक्षर कथा, अक्षर कथा, अक्षर कथा, कंफ्यूज नहीं होना है, एक है अक्षर की कहानी और एक है अक्षर कथा, इस पुस्तक को आपको ध्यान में रखना है, ठीक, जो कि गुणाकर मूल्य जी का है, उन्होंने ही अक्षर कथा का रचना किया था। इस पुस्तक में उन्होंने संसार की प्राय सभी पुरालिपियों की विस्तृत जानकारी दी है। क्वेश्चन आएगा कि किस पुस्तक में गुणाकर मूल्य जी ने संसार की सभी जानकारी दी है, सभी जो पुरालिपियों की जानकारी, सभी प्रमुख पुरालिपियों की जानकारी किस पुस्तक में दी है, तो अक्षर कथा में, ठीक, किस पुस्तक में, अक्षर कथा में, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक। अब देखिए प्रस्तुत निबंध गुणाकर मूल्य की पुस्तक भारतीय लिपियों की कहानी, यानी कि जो निबंध दिया हुआ है नागरी लिपि निबंध, यह कहाँ से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी, ये जो निबंध है ये भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ठीक, भारतीय लिपियों की कहानी से, लिपियों की कहानी से ये निबंध लिया गया है, लिपियों की कहानी, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये कहाँ से लिया गया है, भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है। नागरी लिपि जो अभी हम पढ़ रहे हैं निबंध, ये निबंध नागरी लिपि भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, ठीक, ठीक। इसके साथ साथ इसमें जो है अब इसमें क्या है, हिंदी की अपनी लिपि नागरी है या देवनागरी के ऐतिहासिक विकास की रूपरेखा स्पष्ट की गई, नागरी लिपि हो या फिर देवनागरी लिपि हो, इसकी जो रूपरेखा है उसको बताया गया है इस बुक निबंध में, नागरी लिपि निबंध में। यहाँ हमारी लिपि की प्राचीनता, व्यापकता और शाखा विस्तार का प्रवाह पूर्ण शैली में प्रामाणिक आख्यान प्रस्तुत किया गया है, मतलब हमारी लिपि जो रही है देवनागरी लिपि, इसकी क्या प्राचीनता है, क्या इसका रूपरेखा है, उसको बताया गया है, ठीक। तकनीकी बारीकियों और विवरणों से बचते हुए लेखक ने निबंध को बोझिल नहीं होने दिया है तथा सादगी और सहजता के साथ जरूरी ऐतिहासिक जानकारियां देते हुए
लिपि के बारे में हमारे भीतर आगे की जिज्ञासाएं जगाने की कोशिश की है। मतलब लिपि में क्या है इसको जानने की जिज्ञासा हम लोगों आप लोगों को उत्पन्न करने की कोशिश की है। ठीक, लिपि के बारे में जानने के लिए चलिए भाई लोग फाइनली नागरी लिपि स्टार्ट करते हैं और आप लोग का भी टाइम कम लिया जाए। ठीक, क्योंकि आप लोगों का एग्जाम आने वाला है तो आप लोगों का कम टाइम ही लिया जाए तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। तो फाइनली चलो भाई स्टार्ट करते हैं नागरी लिपि चैप्टर। तो इसमें शुरू में क्या है दिया हुआ है, इस लिपि में यह लेख छपा है। क्या लेख छपा है? उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। यानी कि जिस लिपि में यह लेख छपा है उसे हम नागरी या देवनागरी लिपि कहते हैं। जो लिपि हम पढ़ रहे हैं अभी, यानी कि हिंदी जो भाषा लिखी जाती है वो नागरी या देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो अभी हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हिंदी में निबंध पढ़ रहे हैं नागरी लिपि का। और ये जो नागरी लिपि जिस भाषा में जिस लिपि में लिखा गया है, ये जो नागरी लिपि जिस लिपि में लिखा गया है उस लिपि को क्या कहते हैं? नागरी या देवनागरी लिपि। ठीक, करीब 2 सदी पहले पहली बार इस लिपि के टाइप बने। क्या बने? इस लिपि को लिखने के टाइप, मतलब इस टाइप के जो इस म लिखाएगा तो इस टाइप के लिखाएगा, ड लिखाएगा तो इस टाइप के ये टाइप बना था। कब? करीब सबसे पहली बार। ठीक, और उसमें पुस्तकें छपने लगी थी, इस लिपि में पुस्तकें छपने लगी थी। ठीक, इसीलिए इसके अक्षरों में स्थिरता आ गई। इसलिए इसके अक्षरों में क्या आ गई? स्थिरता। ये अक्षर जो है स्थिर हो गया, रुक गया, दूसरा अक्षर नहीं बना, यही अक्षर चलने लगा। यानी कि अक्षर आगे नहीं बढ़ के यही अक्षर रह गया। ठीक, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। हिंदी और इस हिंदी की बोलियां जो किस लिपि में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में। आप लोग जब एग्जाम देने जाएगा तो उसमें आएगा लिपि, कौन सी लिपि में आप लिख रहे हैं। ठीक, वहां पर देवनागरी, अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो देवनागरी, और इंग्लिश में लिख रहे हैं तो रोमन लिपि लिखाएगा, वहां रोमन हो जाएगा। ठीक, रोमन। ठीक, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हमारे पड़ोसी देश नेपाल की नेपाली, खसकुरा व नेवारी भाषाएं भी इसी लिपि में लिखी जाती है। मतलब नेपाली भाषा जो है नेपाल हमारे बिहार के ठीक उत्तर में है। ठीक, तो नेपाल की जो भाषा लिखी जाती है वो भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। फाइनली इन्होंने ये कहा गया है। मराठी भाषा की लिपि भी देवनागरी है। मतलब महाराष्ट्र की जो भाषा है मराठी, उसकी भी लिपि क्या है? देवनागरी लिपि है। मराठी में सिर्फ एक अतिरिक्त अक्षर है जो कि आपको ये अक्षर लॉ टाइप का है। ठीक, उसमें दोनों सटा दिया है। ठीक, तो ये अक्षर का नाम तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये अक्षर है भाई, आप लोग देख लो। इस अक्षर में एक अक्षर अतिरिक्त आ गया है। यहाँ पर आपको फ्रेश नहीं दिख रहा है भाई, फ्रेश तो हाँ अब हो गया फ्रेश। तो यहाँ पर आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे है, फिर ब्लर हो गया। हाँ देख लिए, ये जो लिपि है, ये जो अक्षर आ गया ये अतिरिक्त हो गया मराठी भाषा के। ठीक, मराठी भाषा की ये अलग हुई, इसको लिख दिया जाए। यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ल टाइप का है। ठीक, इस टाइप का है ये। तो ये जो लिपि है ना, ये लिपि मराठी भाषा में एक एक्स्ट्रा आ जाता है, अतिरिक्त आ जाता है। ठीक, इसको ध्यान में रखना है, ये एक अक्षर है। ठीक, तो इस टाइप के अक्षर क्या एक्स्ट्रा आ जाते हैं। हमने देखा है कि प्राचीन काल में संस्कृत व प्राकृतिक भाषाओं में यह ध्वनि थी और इसके लिए अनेक अभिलेखों के अक्षर मिलता है। ये ध्वनि थी, प्राचीन जो संस्कृत भाषा है उसमें है। ठीक, देवनागरी लिपि के बारे में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि संसार में जहां भी संस्कृत प्राकृतिक की पुस्तकें प्रकाशित होती है ये प्रायः देवनागरी लिपि में ही छपती है। और संसार का सबसे पुराना जो भाषा है संस्कृत ही है। आप देखते होंगे रामायण महाभारत के बुक आप देखते होंगे तो पहली बार लिखा गया था संस्कृत भाषा। भले उसको अब हिंदी भाषा में ट्रांसलेट करके आता है, लेकिन पहली बार जब रामायण और महाभारत लिखा गया था तो वो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक, जैसे भागवत गीता हो गया, ये भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो प्रायः देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं और संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि का ही एक, देवनागरी लिपि के द्वारा ही संस्कृत भाषा लिखा जाता है। ठीक, वैसे विदेशों के कुछ पंडित और उनका अनुकरण करते हुए
कुछ भारतीय पंडित भी ऊपर नीचे कुछ चिन्ह जोड़ते हुए रोमन अक्षरों में भी संस्कृत प्राकृतिक के उद्धरण एवं ग्रंथ छपवाते हैं। भारत के पंडित भी और विदेश के भी पंडित ये क्या करते हैं, थोड़ा उटपटांग करके, थोड़ा इधर उधर करके जो संस्कृत भाषा है उसको रोमन भाषा में भी छपवा देता है, यानी कि अंग्रेजी भाषा में। ठीक, रोमन लिपि होता है। ठीक, रोमन लिपि में छपवा देता है। अब देखिए गुजराती लिपि, एक और लिपि आ गई गुजराती लिपि, जो कि देवनागरी लिपि से अधिक भिन्न नहीं है, मिलता जुलता है। तो देखिए बंगला लिपि प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री नहीं तो बहन अवश्य है। इस बात को ध्यान में रखना है कि बंगला लिपि जो है, बंगाल की जो लिपि है वो प्राचीन नागरी लिपि की पुत्री अगर नहीं है तो प्राचीन नागरी लिपि की बहन अवश्य है। ये टॉपिक दिया गया है। ठीक, तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है कि बांग्ला की लिपि प्राचीन भारत की, प्राचीन नागरी लिपि की, भारत ने प्राचीन नागरी लिपि की क्या है, तो बहन है। ठीक, बहन है। ठीक, यहाँ तक हो गया। हाँ, दक्षिण भारत की लिपियां वर्तमान नागरी से काफी भिन्न दिखाई देती है। दक्षिण भारत की जो लिपि है वो वर्तमान भारत की लिपि से भिन्न दिखाई पड़ती है, लेकिन यह तथ्य हमें सदैव स्मरण रखना चाहिए कि आज कुछ भिन्न भी से दिखाई देने वाली दक्षिण भारत की ये लिपियां तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ भी नागरिक की ही तरह प्राचीन ब्राह्मणी से ही विकसित हुई है। ब्राह्मणी जो लिपि थी उससे विकसित हुई है। कौन सी? तेलुगु, मलयालम, तमिल, कन्नड़, ये 4 भाषाएं। ठीक, तो ये किससे विकसित हुई है? प्राचीन ब्राह्मणी से विकसित हुए है। अभी कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत में पोथियों लिखने के लिए नागरी लिपि का व्यवहार होता था, कुछ समय पहले तक। लेकिन दरअसल नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से ही मिले हैं। नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ से मिले हैं? दक्षिण भारत से। कहाँ से? दक्षिण भारत से। ये क्वेश्चन बनेगा, नागरी लिपि के जो आरंभिक लेख है वो कहाँ से मिला है? उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत। तो यहाँ पर दक्षिण भारत होगा। ठीक, साउथ इंडिया। ठीक, तो दक्षिण भारत से ली गई है। अब देखिए दक्षिण भारत की यह नागरी लिपि नंदी नागरी कहलाती थी। दक्षिण भारत की जो ये नागरी लिपि है ये कौन सी लिपि कहलाती थी? नंदी नागरी। नंदी नागरी, इस बात को ध्यान में रखना है। और कोंकण के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख नंदी नागरी लिपि में है। मतलब जो पहले लिपि थी दक्षिण भारत की, जो लिपि थी नंदी नागरी, उस लिपि में जो है कोंकण के शिलाहार की, मान्यखेट के राष्ट्रकूट की, देवगिरी की यादव तथा विजयनगर के शासकों के लेख जो है नंद नागरी लिपि में ही पाया गया है। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि विजय सागर ही न, विजयनगर के शासकों का जो लेख है वो किस लिपि में पाई गई है? तो नंदी नागरी लिपि में। क्या? नंदी नागरी लिपि में। नंदी नागरी लिपि में पाई गई है, इस बात को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि दक्षिण भारत, इससे पहले है कि पहल विजयनगर के राजाओं के लेखों में लिपि को ही नंदी नागरी नाम दिया गया था। मतलब सबसे पहले जो है विजयनगर के राजाओं ने, विजयनगर के शासकों ने नंदी नागरी लिपि को ही, मतलब जो लेख लिखे थे उस लेख को क्या कहा था? नंदी नागरी लिपि कहा था। ठीक, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कौन राजा क्या बोले थे। ठीक, ये इम्पोर्टेंट नहीं। दक्षिण भारत में तमिल, मलयालम और तेलुगु, कन्नड़ लिपियों का स्वतंत्र विकास हो रहा था और अभी भी हो रहा है भाई। फिल्म जो अभी आ रहा है साउथ इंडिया का, तमिल भाषा में आ रहा है, तेलुगु भाषा में आ रहा है, मलयालम भाषा में आ रहा है और वो हिट कर जा रहा है। बाहुबली फिल्म डब किया हुआ है हिंदी में, लेकिन हिट हो गया है। कौन सी फिल्म है? तमिल फिल्म है। R3 मूवी जो आया था, RRR, ये भी क्या है? तेलुगु भाषा में है और ये भी हिट कर रहे हैं। मतलब तेलुगु भाषा हो या फिर तमिल भाषा हो या फिर मलयालम या फिर कन्नड़ भाषा, ये चारों भाषाएं जो है अब विकास कर रहा है। और यहाँ पर लिखा गया विकास कर रहा था, उस टाइम विकास कर रहा था, अभी भी विकास कर रहा है। फिर भी दक्षिण भारत में अनेक शासकों ने नागरी लिपि का इस्तेमाल किया है। दक्षिण भारत में भी अनेकों शासक ऐसे आए जो किस लिपि का इस्तेमाल किया? नागरी, यानी कि देवनागरी लिपि का। फिर राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं, इसका क्या मतलब होता है?
11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर दिखने को मिलते हैं। मतलब इसका मतलब ये राजा सब चोर थे नहीं, राज व राजेंद्र जैसे प्रतापी चोर राजाओं ने क्या किया था, 11वीं सदी के सिक्कों पर नागरी अक्षर दिखने को मिलते हैं इस टाइम के राजाओं के। ठीक है। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वीर केरलस्य जैसे शब्द नागरी लिपि में ही लिखा मिलता है। ठीक। अंकित है, सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र। ताम्रपत्र मतलब तांबे का एक चिट्ठा आता है, तांबे का एक पतला सा पत्ता की तरह आता है, उसे ताम्रपत्र कहा जाता है। 9वीं सदी में थे, वो भी कवा किस लिपि में है, नागरी लिपि में है। मतलब सुदूर दक्षिण से प्राप्त बरगुन का पलियम ताम्रपत्र, मतलब बरगुम का जो ताम्रपत्र था वो भी नागरी लिपि में पाया गया 9वीं सदी में। इतना ही नहीं, श्रीलंका के पराक्रम बाहु विजय बाहु 12वीं सदी के शासक थे, जिसको सिक्कों पर भी नागरी लिपि दिखाई पड़ी, नागरी अक्षर दिखाई पड़े। ठीक। दूसरी ओर उत्तर भारत के अल्पकाल के लिए इस्लामी शासन की नींव डालने वाले मोहम्मद गजनबी, उत्तर भारत में जब अल्पकाल मतलब आपातकाल आया था, मतलब यहाँ अल्पकाल है तो अल्पकाल मतलब कुछ समय के लिए, जो मोहम्मद गजनबी आया था उत्तर भारत में, उनके जो भी लाहौर के टक्सल में ढाले गए थे चांदी के सिक्कों पर भी हमने क्या देखा है, नागरी लिपि देखते हैं हम लोग। ठीक। तो उस टाइम के अगर सिक्का निकाले जाए तो नागरी लिपि ही रहता है। और इन सिक्कों पर एक तरफ कुफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। अब ये कुफी लिपि क्या होता है ये तो हमको नहीं मालूम है, कैसा लिखा जाता है कुफी लिपि। कुफी लिपि हमको नहीं मालूम है कैसा लिखा जाता है, आप लोग को भी शायद ही मालूम होगा। तो कुफी लिपि एक साइड उस जो सिक्का था, उस मोहम्मद गजनबी के शासक के टाइम में जो सिक्का था, एक साइड था कुफी लिपि से लिखा हुआ। ठीक। और एक साइड था नागरी लिपि से लिखा हुआ। ठीक। इन सिक्कों पर एक तरफ कुफी लिपि में कलमा अंकित है तो दूसरी तरफ नागरी लिपि में अंकित है। इसके साथ साथ अव्यक्त मेकम मोहम्मद अवतार नृपति महमूद ये सिक्के 1028 ईस्वी में शुरू किए गए थे। स्मरण रहे कि लगभग इसी समय के दक्षिण के चोर राजाओं के सिक्के पर भी नागरी लिपि में लिखे गए शब्द दिखने को मिलते हैं इसी टाइम के। ठीक। उत्तर भारत के मेवाड़, सॉरी एक और पैराग्राफ ऊपर है, मोहम्मद गजनबी के बाद मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिजली, शेरशाह आदि शासकों ने भी अपने सिक्कों पर नागरी शब्द खुदवाए हैं। शेरशाह सूरी तो भाई अपने बिहार के ही राजा थे, शासक थे, खुदवाए हैं। बादशाह अकबर ने ऐसा सिक्का चलाया था जिस पर राम सीता की आकृति है, राम सीता सीताराम। तो बादशाह अकबर जो सिक्का चलाए थे उस पर किनका आकृति था, भगवान राम और माता सीता का। ठीक। किनका, भगवान राम और माता सीता की आकृति थी उस पे। और नागरी लिपि में राम सिंह शब्द अंकित है, राम सिंह मतलब राम जी और सीता जी की जोड़ी। ठीक। इस बात को ध्यान में रखना है, चूंकि भगवान से आया है, भगवान के नाम से आया है। और एक बात, दूसरी बात की बादशाह अकबर ने करवाया था, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि वो कौन सा राजा था जिसने सिक्के पर भगवान राम और माता सीता का आकृति बनवाया था, तो बादशाह अकबर। ठीक। ध्यान में रखना है। उत्तर भारत के मेवाड़ में गुहिल, सॉरी उत्तर भारत में जो है मेवाड़ के गुहिल, सांभर अजमेर के चौहान, कन्नौज के गहारवाल, कठियावाड़ यही ना, काठियावाड़ गुजरात के सोलंकी, आबू के परमार, जेजाक भुक्ति बुंदेलखंड के चंडेल तथा त्रिपुरा के कलचुरी शासकों के लेख नागरी लिपि में है। मतलब देखिए, मेवाड़ के गुहिल राजा थे, ठीक, सांभर अजमेर के चौहान राजा थे, ठीक, कन्नौज के गहारवाल राजा थे, और कठियावाड़ के गुजरात के सोलंकी राजा थे, आबू के परमार थे, और जेजाक भुक्ति यानी कि बुंदेलखंड के चंडेल थे, चंडेल राजा था, और त्रिपुरा के जो कलचुरी शासक थे, कलचुरी राजा जो थे, वो नागरी लिपि में ही जो है अपना लेख लिखवाए थे। ठीक। उत्तर भारत की एक नागरी लिपि को हम, उत्तर भारत के इस नागरी लिपि को हम देवनागरी के नाम से भी जानते हैं।
ठीक, इस बात को ध्यान में रखना है। नागरी लिपि को अगला किस नाम से जाना जाता है? देवनागरी लिपि से। इसके बाद देखिए उपयुक्त जानकारी से स्पष्ट हो जाता है कि ईसा की 8वीं-9वीं सदी से नागरी लिपि का प्रचलन सारे देश में था। जितने भी देश है सभी देश में था। यह एक सर्वदेशिक लिपि था, सभी देश में चलने वाली लिपि थी। गुप्त काल के ब्राह्मी लिपि तथा बाद के सिद्धम लिपि के अक्षरों के सिरों पर छोटी आरी लकीरें या छोटे ठोस त्रिकोण हैं। यानी गुप्त काल की जो ब्राह्मी लिपि थी और बाद की सिद्धम, बाद में जो सिद्धम लिपि आई, इसके अक्षरों पर छोटी आरी की तरह क्या थी? त्रिकोण थे, तिनकोना था, तीन कोना वाला एक आकृति बन जाते थे। ठीक, लेकिन नागरी लिपि कुछ पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती, मतलब कहीं भी त्रिकोण नहीं होता है। नागरी लिपि जब भी आप लिखिएगा तो इस टाइप से, जब ऊपर रेखा दिया जाता है तो इस टाइप से आता है। लेकिन वो जो पहले वाली लिपि थी ब्राह्मी लिपि, तो उसमें इस टाइप से त्रिकोण बन जाता होगा, मतलब यहाँ पर नहीं बना, इस टाइप से बन जाता होगा, इस टाइप से त्रिकोण बनता होगा, इसके नीचे लिखा जाता होगा। ठीक, ये जो ऊपर वाला लाइन बनता होगा इसे ही त्रिकोण कहा गया। ठीक, तीन कोना, एक कोना, दो कोना और एक चला गया। ठीक, इस टाइप से त्रिकोण बन जाता होगा, इसलिए त्रिकोण कहा। इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है, क्योंकि नागरी लिपि में ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ से स्टार्ट किया इस बिंदु से और इस बिंदु तक आ गया, त्रिकोण कहीं नहीं बनता है। इस बात को ध्यान में रखना है भाई। ब्राह्मी लिपि में त्रिकोण काफी ज्यादा हमको नहीं लगता है कि ये त्रिकोण वाला क्वेश्चन आता है, तो त्रिकोण हो जाता है। यहाँ तक ही थे। हाँ, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों की सिरों पूरी लकीरें बन जाती है। ये सिरों रेखाएं, मतलब ऊपर वाली जो रेखाएं हैं वो क्या दिखाती है? उतनी ही लंबी रहती है जितनी की अक्षरों की चौड़ाई होती है। जितनी अक्षर की चौड़ाई होती है उतनी ही लंबी क्या होती है? सिरा होती है। ऊपर वाला सिरा, ये जो ऊपर वाला लकीर है ये लकीर होती है। ये नागरी लिपि की पहचान है। ठीक, हाँ, कुछ लेखों के अक्षरों पर के सिरों पर अब तक कहीं कहीं त्रिकोण दिखाई देते हैं। दूसरी स्पष्ट विशेषता यह है कि इस प्राचीन नागरिक के अक्षर आधुनिक नागरिक के मिलते जुलते हैं और इन्हें आसानी से थोड़े अभ्यास के साथ पढ़ा जा सकता है। प्राचीन नागरी लिपि हो या फिर आधुनिक नागरी लिपि हो, दोनों के अक्षर मिलते जुलते प्रतीत होते हैं। ठीक, और इसे आसानी से भी पढ़ा जा सकता है। हम बता चुके हैं कि दक्षिण भारत के नागरी यानी कि नांदी नागरी लिपि के लेख 8वीं सदी से मिलने लग जाते हैं और उत्तर भारत के 9वीं सदी से। लेकिन हम यह नहीं कह सकते हैं कि अमुक निश्चित समय से ही नागरी लिपि की शुरुआत होती है। ठीक, नागरी जैसे अक्षर कुछ पुराने लेखों में दिखाई देते हैं और पुरानी शैली के कुछ अक्षर नागरी लेखों में भी दिखाई देते हैं। अब हमें यह देखना है कि इस लिपि को नागरी या फिर देवनागरी या फिर नंदी नागरी क्यों कहते हैं, ये नाम क्यों पड़ा? नागरी लिपि जो ये अक्षर नागरी लिपि की है, इस लिपि को नागरी लिपि या फिर देवनागरी लिपि या फिर नंदी नागरी लिपि ही क्यों कहते, कोई और लिपि क्यों नहीं कहते, ये देखना है। तो नागरी नाम की उत्पत्ति तथा इसके अर्थ के विद्वानों से बड़ा मतभेद है, मतलब बहुत बड़ा कुछ लोचा लग गया था इस नाम से। ठीक, तो एक मत के अनुसार गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहले इस लिपि का इस्तेमाल किया था। कहा के गुजरात के नागर ब्राह्मण ने पहले इस लिपि का उपयोग किया था, नागरी लिपि का। ठीक, तो इसलिए इसका नाम जो है नागरी पड़ा। ठीक, इस मत को स्वीकार करने में अनेक अड़चने आई, बहुत ही अड़चना आई इस मत को स्वीकारने में। ठीक, बहुत ही अड़चना आई। भाई हम तो दिख रहे हैं ना, दिख रहे होंगे, चलो भाई दिख रहे हैं। बहुत ही अड़चना आई। इसके बाद क्या हुआ कि ये बात तो हो गया, क्योंकि एक अन्य मत के अनुसार क्या है कि बाकी नगर सिर्फ नगर है परंतु काशी देवनागरी है, इसलिए काशी में प्रयुक्त लिपि का नाम देवनागरी पड़ा। मतलब काशी में जब इस लिपि का उपयोग किया गया था तो इस लिपि के उपयोग के कारण काशी, चूंकि काशी में उपयोग किया गया था और काशी जो है देवों की नगरी है, तो इसलिए देवनागरी इसका नाम पर क्या था, इस लिपि का नागरी लिपि का। अस्पष्ट या संकुचित मत था। संकुचित मतलब संकोचन में, यानी कि कंफ्यूजन करने देने वाली ये बात हो गई थी।
एक तरफ नागरी एक तरफ देवनागरी। नागरी इसलिए कि गुजरात के नागर ने इसका उपयोग किया था, और देवनागरी इसलिए कि ये देवों के नगर में यानी कि काशी में इसका जो हुआ एक बार उपयोग हो गया, तो देवनागरी। इसमें कंफ्यूजन हो गया। तो अल्बेरोनी ने अपने ग्रंथ यानी कि 1037 ईस्वी में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा है, उसमें कहता है कि मालवा में नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। मालवा कोई जगह, वहां पर क्या होता है, नागर लिपि का इस्तेमाल होता है। अतः यह स्पष्ट है कि 1000 ईस्वी के आसपास नागर या नागरी नाम अस्तित्व में आ चुका था। दरअसल यह शब्द और कुछ पहले अस्तित्व में आ चुका था, कुछ समय और पहले ही आ चुका था। इतना निश्चित है कि यह नागरी शब्द किसी नगर अर्थात बड़े शहर से संबंधित है। पादतादितकम ये नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र यानी कि हमारे पटना की बात कर रहा है, बिहार के पटना। पाटलिपुत्र यानी पटना को नगर कहते हैं। भाई ये क्या हो गया, पादतादितकम नामक एक नाटक से जानकारी मिलता है कि पाटलिपुत्र को नगर कहते हैं। हम यह भी जानते हैं कि स्थापत्य की यानी कि स्थापना की उत्तर भारत की एक विशेष शैली को नागर शैली कहते हैं। स्थापना करने की एक शैली होती है थी उत्तर भारत की, यानी कि अपने जिस भारत में अपने लोग रहते हैं, यहाँ की एक शैली थी कि जो स्थापित किए गए थे उसे नागर शैली कहा जाता था, स्थापना करने की शैली को। अतः नागर या फिर नागरी शब्द उत्तर भारत के किसी बड़े नगर से संबंध रखता है। नागरी लिपि, ठीक, नागर शब्द या फिर नागरी शब्द, ठीक, उत्तर भारत के कई बड़े शहर से ये नगर से संबंध रखता है। असंभव नहीं कि यह बड़ा नगर प्राचीन पटना ही हो, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य को चंद्रगुप्त द्वितीय कहा जाता था, तो उनका नाम क्या था, देव था, व्यक्तिगत नाम देव था। इसलिए गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर भी कहा जाता होगा, ये अनुमान लगा रहा है। तो देवनगर की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि को बाद में देवनागरी नाम दिया गया होगा। लेकिन यह सिर्फ एक मत हुआ। हम सब प्रमाण नहीं बता सकते कि देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आए, कैसे देवनागरी नाम पड़ा इस लिपि का। जो लिपि हमने यहाँ पर लिखी उस लिपि का नाम कैसे देवनागरी नाम पड़ा, ये स्पष्ट नहीं हो रहा है। ठीक, स्पष्ट लेखक भी नहीं बता रहे हैं। अब देखिए, ईसा की 14वीं 15वीं सदी के विजयनगर के शासकों ने अपने लेखों की लिपि को नंदी नागरी कहा है। विजयनगर मतलब इस लिपि को नंदी नागरी कहा है विजयनगर के शासकों ने, विजयनगर के राजाओं ने। ठीक, नंदी नागरी कहा है। विजयनगर के राजाओं के लेख कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। विजयनगर के राजाओं के लेख किस किस भाषा में मिलते हैं, कन्नड़, तेलुगु और नागरी लिपि में मिलते हैं। ठीक, जानकारी मिलती है कि विजयनगर के राजाओं के शासनकाल में ही पहले वेदों की लिपिबद्ध किया गया था। पहले वेद लिखी गई थी। यह वैदिक साहित्य निश्चय नागरी लिपि में लिखा गया होगा। विद्वानों का यह भी मत है कि वाकाटको, पता नहीं वाकाटको क्या होता है, एक बार देख लेते हैं। वाकाटको अगर इधर दिया होगा तो वाकाटको तो नहीं दिया गया है, वाकाटको नहीं दिया गया। तो वाकाटको क्या दिया हुआ है इसमें, वाकाटको और राष्ट्रकूटों के समय, राष्ट्रकूटों मतलब राष्ट्र के कोई जन होंगे जो काम करते होंगे राष्ट्र के हित के लिए, मतलब उस समय जो राज्य होता था उसे राष्ट्र कहा जाता था। तो वाकाटको और राष्ट्रकूटों के समय के महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नांदी नगर आधुनिक नांदेड़ की लिपि होने के कारण भी इसका नाम नांदी नागरी पड़ा। तो महाराष्ट्र में जो जगह है नांदी नगर, उसके नाम पर भी ये नांदी नागरी लिपि पर गया होगा, ये भी अनुमान लगाया जा रहा है। लेकिन हमें नामकरण के इस झंझट में अधिक नहीं पड़ना चाहिए। यह किसी नगर विशेष की लिपि नहीं थी, क्योंकि ईसा की 8वीं 11वीं सदियों में हम नागरी लिपि को पूरे देश में व्याप्त देखते हैं। उस समय यह एक सार्वदेशिक लिपि थी, पूरे देश में चलने वाली एक लिपि थी।
देश भर की नागरी लिपि के बहुत सारे लेख मिलते हैं। इस नागरी लिपि के उदय के साथ भारतीय इतिहास व संस्कृति के एक नए युग की शुरुआत होती है। मतलब जब नागरी लिपि आई तो भारत के इतिहास और संस्कृति में एक क्या हुआ, एक नए युग की शुरुआत हुई और भारत इस्लाम के संपर्क में आता है और बाद में 13वीं सदी में इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज और 13वीं सदी में इस्लाम राजा जो थे, इस्लाम शासक जो थे वो भारत आ गए थे। तो मोहम्मद गजनबी हो गया, उसके साथ साथ जैसे बाबर आ गया था, बाबर भी उसी टाइम आ गया था, उसी के आसपास बाबर भी। तो ये सब उसी टाइम आ गए थे इस्लामी राजा सब 13वीं शताब्दी में और इस्लामी शासकों का शासन आरंभ होता है। नए संप्रदाय अस्तित्व में आते हैं। भारतीय समाज एवं बहुत से संप्रदायों को एक व्यापक नाम मिलता है, हिंदू समाज एवं हिंदू धर्म। ये भारतीय समाज को एक मिलता है नाम, हिंदू समाज और हिंदू धर्म। ठीक। नागरी लिपि के साथ साथ अनेक प्रादेशिक भाषाएं भी जन्म लेती हैं। 8वीं-9वीं सदी से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। हिंदी के आदि कवि सरहपाद, मतलब बहुत पुराने कवि थे सरहपाद, जो कि 8वीं सदी के दोहा कोश के तिब्बत से जो हस्तलिपि है वह 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई थी। तिब्बत की हस्तलिपि जो थी 10वीं-11वीं सदी की लिपि में लिखी गई है। नेपाल से और भारत के जैन भंडारों से भी क्या है, इस काल की बहुत सारी हस्तलिपियां मिली है। इसी काल में भारतीय आर्य भाषा परिवार की आधुनिक भाषाएं मराठी, बांग्ला आदि जन्म ले रही थी। इसी टाइम जो है जन्म ले रही थी, मराठी भाषा आ रही थी, बांग्ला भाषा आ रही थी इसी टाइम। इस समय से अन्य भाषाओं के लेख भी मिलने लग जाते हैं। दक्षिण भारत की द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं, विशेषतः तमिल भाषा अधिक प्राचीन है। तमिल भाषा जो है अभी के टाइम पर अधिक प्राचीन है। उसी से पहले की भाषा है संस्कृत भाषा, लेकिन इन भाषाओं के लेख भी इसी समय से मिलने लग जाते हैं। इन भाषाओं के लिए दक्षिण भारत में विकसित ब्राह्मी लिपि का कुछ स्वतंत्र विकास हो रहा था, परंतु दक्षिण भारत में नागरी लिपि का भी खूब व्यवहार था। दरअसल नागरी के आरंभिक लेख हमें विंध्य पर्वत के नीचे के दक्खन प्रदेश में मिलता है। दक्खन प्रदेश में मिलता है विंध्य पर्वत, विंध्यांचल अपने भारत में उसी विंध्यांचल यानी कि विंध्य पर्वत को भी विंध्यांचल कहा जाता है। विंध्यांचल जो पर्वत है उसके नीचे दक्कन प्रदेश में ही मिलता है क्या, नागरी का आरंभिक लेख, नागरी लिपि के आरंभिक लेख। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत के नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट राजा दंती दुर्ग का समांगढ़ दान पत्र यानी कि 754 ईस्वी। भाई देखो, कुछ विद्वान ये कह रहे हैं कि 754 ईस्वी में जो राजा थे दंती दुर्ग, उसके समांगढ़ दान पत्र में जो है ये लेख मिलता है। ठीक, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख मिलता है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी। ये राष्ट्रकूट शासक मूलतः कर्नाटक के रहने वाले थे और इनकी मातृभाषा कन्नड़ थी। कर्नाटक की मातृभाषा क्या थी, कन्नड़ थी। परंतु ये खानदेश विदर्भ में बस गए। खानदेश विदर्भ एक देश है, भारत में ही पड़ता है। उस टाइम विदर्भ होगा पर अभी उसका नाम कुछ और हो गया होगा। तो खानदेश विदर्भ में ये बस गए थे। कौन? जो राजा थे दंती दुर्ग बस गए थे। दंती दुर्ग के बाद उसका चाचा कृष्ण यानी कि कृष्ण जो प्रथम था, चाचा कृष्ण, भगवान कृष्ण ने दंती दुर्ग का चाचा कृष्ण प्रथम वो क्या आ गया था, राष्ट्रकूटों की गद्दी पर बैठा था। और इसी कृष्ण के शासनकाल में एलोरा यानी कि प्राचीन एलापुर यानी कि वेरुल में अनुपम कैलाश मंदिर पहाड़ को काटकर बनाया गया था। कैलाश मंदिर जो है पहाड़ को काटकर बनाया गया था उसी के टाइम पर। कृष्ण के कुछ लेख भी मिले हैं। 9वीं सदी के अमोघ वर्ष एक प्रख्यात राष्ट्रकूट राजा हुए। इसी अमोघ वर्ष में राष्ट्रकूट की नई राजधानी मालखेड की नींव डाली। अमोघ वर्ष के शासनकाल में ही जैन गणितज्ञ महावीराचार्य 850 ईस्वी में गणितासार संग्रह की रचना की थी। यहाँ क्वेश्चन बनेगा भाई, 800 यानी कि महान जैन गणितज्ञ जो थे
वो किसके शासनकाल में गणितासार संग्रह की रचना की थी? अमोघ वर्ष के शासनकाल में। और कब की थी? तो 850 ईस्वी में। कब? 850 ईस्वी में। चूंकि ये इतिहास तो नहीं है, हिस्ट्री तो नहीं है, तो ईस्वी बहुत कम ही पूछेगा। ठीक, ईस्वी अगर पूछेगा अभी तो लेखक परिचय से पूछेगा, यहाँ से नहीं पूछेगा, लेकिन ध्यान में रहना चाहिए। ईसा की 8वीं सदी से पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण प्रदेश में शिलाहारों का राज स्थापित हो गया था। कहाँ? कोंकण प्रदेश में जो है शिलाहारों का राज स्थापित हो गया। शिलाहारों मतलब फिर एक प्रजाति आ गए थे राजा की। ठीक, 11वीं सदी में इनकी एक शाखा का राज्य कोल्हापुर सतारा प्रदेश में भी स्थापित हो गया था। इन शिलाहारों का क्या है? अनेक नागरी लेख मिलते हैं। जो ये शिलाहारों जो आए थे, शिलाहार, इनके भी अनेक नागरी लिपि मिलते हैं। ठीक, ये 8वीं सदी में आए थे पश्चिम बंगाल के पश्चिम महाराष्ट्र के कोंकण में। ठीक, इसके साथ साथ देखिए 11वीं सदी से नागरी लिपि में प्राचीन मराठी भाषा के लेख मिलने लग जाते हैं। अक्षी यानी कुलाबा जिला के शिलाहार शासक कशीदेव प्रथम, कशीदेव द्वितीय भी आया होगा, तो कशीदेव प्रथम का एक शिलालेख जो कि 1012 ईस्वी में मिला है, जो संस्कृत मराठी भाषाओं में है और इसकी लिपि नागरी है। भाई संस्कृत जो भाषा है इसकी लिपि भी नागरी ही होती थी। संस्कृत भाषा नागरी लिपि में ही लिखी जाती है। क्योंकि संस्कृत भाषा में लिखा गया है तो नागरी लिपि होगी ही होगी। ठीक, तो नागरी लिपि है। ये तो हो गया भाई। अब देखिए 11वीं सदी में जो हुआ वो नागरी लिपि में मिल गई, परंतु दिव्य आगर जो कि रत्नागिरी जिला रत्नागिरी जिला में थे, दिव्य आगर ताम्रपत्र पूर्णतः मराठी में। उनके जो दिव्य आगर का जो ताम्रपत्र था वो पूर्णतः मराठी भाषा में था, महाराष्ट्र की भाषा मराठी में। ठीक, ऐसे इसे मराठी का आद्य लेख माना जाता है। किसे? ताम्रपत्र जो दिव्य आगर का जो ताम्रपत्र था उसे महाराष्ट्र का आद्य लेख माना जाता है। नागरी लिपि में लिखा गया है यह ताम्रपत्र 1060 ईस्वी का। किस ईस्वी का? 1060 ईस्वी का। मतलब वो जो राजा आए थे काशीदेव उसके बाद का है। ठीक, कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान जैनों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। कौन सा जगह? कर्नाटक प्रदेश का श्रवण बेलगोल स्थान। ठीक, यहाँ गोमटेश्वर का एक भव्य पुतला खड़ा है। गोमटेश्वर का एक भव्य पुतला खड़ा है, मतलब एक मूर्ति खड़ा है। ठीक, और इस स्थान से जो है विविध भाषाओं और लिपियों के अनेक लेख मिले हैं। यह है श्री गंगराजे सुताले करविले, यानी कि श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया। ठीक, क्या लिखा था उसमें? श्री गंगराजे सुताले करविले। इसका अर्थ हुआ कि श्री गंगराजा ने परकोटा बनवाया, ये अर्थ हुआ। अगला एक अन्य नागरी लेख है कि श्री चामुंडराजे करविले। ये लेख दक्षिणी शैली की नागरी लिपि में है। देवगिरी के यादव राजाओं की नागरी लिपि में बहुत सारे लेख मिलते हैं। यादव राजा रामचंद्र, यही नहीं भाई, रामचंद्र 13वीं सदी के ताम्रपत्र में ए, यानी कि ए जो हम ये वाला लिखते हैं ए, ये ए और ये ओ, ये मिला था उनके ताम्रपत्र में। यादव राजा जो रामचंद्र थे उसके ताम्रपत्र में ये दो लिपि मिली थी, ये दोनों अक्षर मिले थे। ठीक, ये दोनों अक्षरों की मात्राएं जो है अक्षरों की बाईं ओर है, अक्षर के बाईं ओर थी इस साइड से। तो कल्याण की पश्चिमी चालुक्य नरेशों के लेख भी नागरी लिपि में है। कल्याण के जो पश्चिमी चालुक्य नरेश थे, नरेश मतलब राजा होता है, तो उनके भी जो लेख हैं नागरी लिपि में मिले हैं। उड़ीसा यानी कि कलिंग प्रदेश की जो ब्राह्मी एक विशेष शैली थी, कलिंग लिपि का अस्तित्व था, परंतु गंग वंश के कुछ शासकों के लेख नागरी लिपि में ही मिलते हैं। गंग वंश के जो शासक थे उसके भी लेख नागरी लिपि में मिलते हैं। नागरी लिपि के लेख न केवल पश्चिम तथा पूर्व भारत के बल्कि सुदूर दक्षिण भारत से भी मिले हैं। मतलब दक्षिण भारत से भी नागरी लिपि मिले हैं। दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश के राजा वर्गुन के पलियम ताम्रपत्र मिले हैं। किसके? वर्गुन राजा के ताम्रपत्र मिले हैं। प्रथम ताम्रपत्र तमिल से शुरू होता है, परंतु इसकी दूसरी और नागरी लिपि यानी संस्कृत भाषा का शुरू होता है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ था तो संस्कृत भाषा नागरी लिपि में लिखा हुआ। ठीक, यह ईसा की 9वीं सदी का है।
ठीक, 9वीं सदी में यह मिला था। उत्तर भारत के पहले पहल गुर्जर प्रतिहार राजाओं के लेखों में नागरी लिपि देखने को मिलती है। अनेक विद्वानों का मत है कि ये गुर्जर प्रतिहार बाहर से भारत आए थे। कहाँ से? विदेश से भारत आए थे। ठीक, ईसा की 8वीं सदी के पूर्वार्ध में अवंती प्रदेश में इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। 8वीं सदी में जो है इन्होंने अपना शासन खड़ा किया था। गुर्जर राजा गुर्जर, जो गुर्जर प्रतिहार था, उन्होंने शासन खड़ा किया था अवंती प्रदेश में। बाद में कन्नौज पर भी एकाधिकार कर लिया था। महिर भोज में महेंद्र पाल आदि प्रख्यात प्रतिहार शासक हुए। महिर भोज यानी कि 840 से 81 ईस्वी तक की ग्वालियर प्रशस्ति नागरी लिपि, ग्वालियर प्रशस्ति जो लिखी गई थी वो नागरी लिपि में लिखी गई थी, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई थी। ठीक, धारा नगरी एक परमार शासक भोज अपने विदानुराग के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है, परंतु इस शासक के बहुत कम अभिलेख मिले। इस राजा के वंशवारा और वेतमा दान पत्र क्रमशः कोंकण विजय तथा कोंकण विजय पर्व के अवसरों पर दिए गए थे। वेतमा यानी कि इंदौर के समीप, इंदौर जो अभी वर्तमान में इंदौर जो है उसके समीप जो है दान पत्र 1020 यानी कि 1020 ईस्वी में मिला था। किस राजा का? वंशवारा राजा के वंशवारा। राजा का नाम क्या था भाई लोग? राजा का नाम था धारा नगरी का परमार शासक भोज, ये था। हमने उन्हीं आरंभिक नागरी लेखों की संक्षिप्त चर्चा की है जो देश के विभिन्न भागों से मिले हैं। 12वीं सदी के बाद हम उत्तर भारत के सभी हिंदू शासकों को देवनागरी लिपि का इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। 12वीं सदी के बाद, ये 12वीं सदी से पहले की बात थी। हमने यह भी देखा है कि कुछ इस्लामी शासकों ने भी अपने सिक्कों पर भी नागरी लिपि अंकित किए हुए हैं। इस्लामी शासक भी नागरी लिपि अंकित किए हुए, कुछ जैसे अकबर हो गया, इसी प्रकार से कुछ इस्लामी शासक थे, वो भी अंकित किया हुआ था नागरी लिपि। ठीक, तो फाइनली प्यारे साथियों, आज का जो हिंदी अर्थ था, संपूर्ण हिंदी अर्थ, वो वन शॉट में खत्म कर दिए। और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने वो तो बता दिए। वन शॉट में जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाएंगे तो उसमें तहलका मचाना है। ठीक भाई लोग, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वन शॉट में लाएंगे तो उस टाइम आप लोग समझ जाएगा। ठीक, तो प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। अभी तो क्लास किए हैं तो आप लोग एक काम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के भी, साथियों को भी शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।